नमस्कार साथियों। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों की जो बड़ी लंबी फहरिस्त है और उस पूरे लिस्ट का अगर पूरे पार्ट इस देश के कैबिनेट मंत्री अगर चुनावी रैलियों के भीतर अगर करने लगे तो फिर लोग वाह वाह करेंगे और चुनावी जीत पर मुहर लगाने से वह हिचकेगी ही नहीं। और इसके भीतर अगर डबल इंजन की सरकार का जिक्र कर दिया गया तो फिर याद कर लीजिए, आप यकीन कीजिए कि राज्यों में भी अपनी सरकार और केंद्र में भी अपनी सरकार तो है ही, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि हर राज्य के भीतर चुनाव प्रचार के आखिरी चरण आते आते हर मंत्री और हर नेता जो भाजपा का था और मोदी कैबिनेट के जो मंत्री थे वह उपलब्धियों को भूल गए। यह बताना भूल गए कि भारत की इकोनॉमी की रफ्तार क्या है। यह बताना भूल गए कि भारत किस दृष्टि से भारत देश के तमाम जरूरतों को बीते 9 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार की सत्ता के तहत पूरा कर चुका है और करेगा भी। और भारत ने चकाचौंध ही चकाचौंध है भारत में। यह बताने और समझाने की जरूरत हर राज्य में आखिरी चरण में क्यों नहीं पड़ा। क्या जीत पर मुहर लग गया या फिर उपलब्धियों की सूची और डबल इंजन का नारा यह फेल ही हो गया और शायद इसलिए भी बात बिगड़ गई। तो फिर क्या 3 दिसंबर के बाद भाजपा या फिर कहे मोदी सरकार या फिर नरेंद्र मोदी शाह की बिसात इस दिशा में अब आगे नहीं बढ़ेगी कि उपलब्धियां बताई जाए, डबल इंजन का जिक्र किया जाए, क्योंकि 6 महीने से कम का समय है। सही मायने में अगर कहे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 महीने बचे हैं। इन 4 महीनों में वह कौन सी बिसात नहीं बिछाएगी जिसके जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर यह लगने लगे कि यह वह भाजपा नहीं है, यह वह नरेंद्र मोदी की सत्ता नहीं है। तो क्या अच्छे दिन दूसरी बार अब लेकर के आया जाए और इस अच्छे दिन को लाने वाली सरकार और नेता जो बिल्कुल नए चेहरों के साथ लोगों के सामने खड़े हो जाएं। यानी ये कहे 2024 के लिए जिन्हें चुनाव लड़ना है वह बिल्कुल नए चेहरे होंगे, महिलाओं की संख्याएं ज्यादा होगी, सिर्फ चेहरे बदलने से, नाम बदलने से काम चल जाएगा। या फिर इस समय की पहली सीख ये होती है कि अगर उपलब्धियों की फहरिस्त अगर नहीं चली तो फिर इसका साफ मतलब है कि वो उपलब्धियां नहीं था। तो फिर क्या करना होगा। इस चुनाव का पहला पार्ट तो यही कहता है कि जनता की स्थिति बहुत नाजुक है, उसे बहुत कुछ चाहिए। तो फिर क्यों नहीं बहुत कुछ देने की स्थिति में आ जाए। और बहुत कुछ के दायरे में सपने भी होंगे, भारत देश की बदहाली को ठगने के तौर तरीके भी होंगे। और इसी प्रक्रिया के भीतर जो जो हर राज्य के भीतर जनता की भावना जिन मुद्दों से जुड़ती है उन मुद्दों के आश्रय जो है केंद्र सरकार की एक नई पहल 3 दिसंबर के बाद से ही शुरुआत हो जाएगी। क्या ऐसी प्लानिंग करने की स्थिति में भारत देश में इस दौर में भाजपा आ चुकी है? भाजपा नहीं आई है। भाजपा संभालने वाले आ गए हैं और संभालने वालों का एक अपना जो है दायरा है, सीमा है। और उस दायरे में भाजपा के हर नेताओं की एंट्री होती नहीं। जो बिसात बिछाते हैं उस बिसात पे जो सपना दिखाते हैं वो कौन है वो और कौन सी प्लानिंग है, यह पूरी समझने की जरूरत है। और इसी को जरा मतलब एक एक करके इसलिए भी आज समझिए क्योंकि हर महीने में एक एक प्लानिंग है। दिसंबर के महीने में भारत देश के सामने जो है भारत के विकसित देश होने का सपना जो है और कोई नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने जा रहा है। विकसित भारत का मतलब होता है कि भारत देश के भीतर हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पूरा कर चुके होंगे। भारत देश में लोगों को प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा जब इस देश के जीडीपी से जोड़ करके निकालिएगा आप तो बहुत ज्यादा होगा। उसके भीतर आप नहीं घुसिए, सवाल मत उठाइए, बल्कि कॉर्पोरेट के हिस्से में कितना और फिर इस देश के 1% लोग के हिस्से में कितना, 60-70% हिस्से क्यों, अब बाकी 99% लोग कितने मुफलिसी बदहाली की स्थिति में क्यों जी रहे हैं। जनवरी के महीने आते आते धर्म की यात्रा भी दिखाया जाएगा राम मंदिर के जरिए अयोध्या के भीतर। और इन पूरे परिस्थिति को जरा आप समझिए कि बेड़ा पार को भगवान राम ही करेंगे इस बार। तो फिर उसी आश्रय पूरे जनवरी के महीने में और वह प्रक्रिया 6 महीने तक, यानी ये कहे मई के महीने तक भारत देश में हर दरवाजे तक पहुंचेगा। वह उत्तर प्रदेश होगा, वह बिहार होगा, वह झारखंड होगा, वह मध्य प्रदेश होगा, पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा पड़ेगा, राजस्थान का वो हिस्सा होगा और छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा होगा। इन तमाम हिंदी क्षेत्रों के इलाकों में, इसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी जोड़ लीजिए तो
फिर ये पंजाब तक भी पहुंचेगा। ये पूरी एक फहरिस्त है जिसमें राममय इस देश के वोटरों को हो जाना चाहिए। और खास तौर पे तब जब स्वयं सेवकों के पास एक ही काम होगा कि अयोध्या के भीतर राम मंदिर और धर्म से बड़ी कोई चीज होती ही नहीं है। चुनाव कोई जीते कोई हारे, लेकिन जो धर्म के साथ खड़ा है वही सबसे बड़ा है। फिर इस तरीके से पूरा का पूरा महीना जो जनवरी का होगा, यानी दिसंबर का महीना विकसित भारत का सपना, जनवरी का महीना राममय हो जाने की परिस्थितियां, और फरवरी के महीना आते आते भारत देश के भीतर बजट के आश्रय जितना कुछ लोगों को दिया जा सकता है सब कुछ दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि हो, सोच रहे हैं कि उसको दुगनी कर दिया जाए, 6,000 से 12,000 कर दिया जाए। फर्टिलाइजर के भीतर सब्सिडी आपको चाहिए, अब तक तो लगभग 2 लाख करोड़ का हो चला, लेकिन उसको भी जरा आप दुगुना कर देंगे। किसानों की आय और किसानों के साथ जो जुड़े हुए एमएसपी का जो सवाल, और सरकार कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में एमएसपी पर किसानों की से अनाज खरीदेगी, इस पर ठप्पा लग जाएगा। और खास तौर पे मोटा अनाज हो, यहाँ तक के दाल, उसके भी खरीदी की जाएगी। और जिन जिन किसानों को जो जो चाहिए उसके लिए बेहतरीन तरीके से लोन की व्यवस्था की जाएगी, जो 0% पे होगा। जितना पैसा चाहिए बैंकों से आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं, 0% ब्याज पे उठा सकते हैं। और ये प्रक्रिया मई के महीने तक जरूर आएगी। और इस परिस्थिति के भीतर अगर आप और आगे झांकिएगा और चलिएगा तो महिलाओं के हाथों के भीतर अब करेंसी देने का समय आ गया है। जो बेरोजगार है उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का समय आ गया। अब जो 5 किलो अनाज दिया जाता था उसे भी अब बढ़ाने का समय आ गया है, या उस 5 किलो अनाज के साथ कुछ और अनाज देने की परिस्थिति अब पैदा हो सकती है। यानी हर उस क्षेत्र के भीतर जहां पर सवाल उठेंगे वह सवाल हो सकता है पेट्रोल डीजल से लेकर के सिलेंडर, गैस सिलेंडर तक ये उठेगा सवाल। यह भी सस्ता हो सकता है। मार्च का महीने से पहले फरवरी में जब आपके सामने सब कुछ देखने को मिलेगा, तो मार्च के महीने में सोचिए अब क्या हो सकता है। उस समय में आपको हम बताएंगे जो सीए एनआरसी है उसके नियम कायदे कानून मार्च के महीने में तैयार हो जाएंगे, और भारत देश के भीतर यह समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है, कब तक के दस्तावेज चाहिए, कब तक के दस्तावेज नहीं चाहिए होंगे, किस किस समुदाय विशेष को भारत देश में रहने की अनुमति है, और कौन कौन जो है भारत देश के नागरिक के तौर पर नहीं रह रहा है। एक ही छटपटाट विभाजन के बाद की परिस्थितियों के भीतर धर्मनिरपेक्ष भारत के भीतर में नागरिकता को धर्म से जोड़ने की परिस्थितियां भी क्या पैदा हो जाएगी, यह तो 2020 के भीतर ही, पार्लियामेंट के भीतर, जब 2015 से पहले की जो भी अफगानिस्तान से आया हुआ, बांग्लादेश से आया हुआ शरणार्थी, पाकिस्तान से आया हुआ जो गैर मुस्लिम था, उसको जब नागरिकता देने का सवाल था, यह सवाल तब भी उठा हुआ था। लेकिन आप याद कीजिए तब ने उस समय में ये चीजों, जब धीरे धीरे क्या होता है कि आगे बढ़कर चुनाव की परिस्थितियों के तमाम चीजों को इसको जोड़ दिया गया है, तो उस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाए। तो फिर क्या 3 दिसंबर जो वर्तमान बीजेपी सत्ता के लिए, फिर दिल्ली की सत्ता के लिए एक ऐसी तारीख के तौर पर उभर रही है जहां पर जिसके बाद की प्लानिंग सरकार ने पूरे तौर पे कर लिया है, या फिर भारत देश के अंदर ये कई कदम आगे बढ़ाने की स्थिति में आ चुकी है, जहां पर उम्मीदवारों के तौर पर जब चयन किया जाएगा तो महिलाओं का इस बार ज्यादा किया जाएगा। नए उम्मीदवार युवा होंगे या फिर कार्यकर्ता के तौर पर वो काम कर रहे होंगे। हो सकता है कि इस बार संघ से जुड़े हुए स्वयं सेवकों की भी बड़ी तादाद में टिकट मिल सकता है। विरोध के स्वर पार्टी के भीतर उठने ही नहीं चाहिए। जो कद्दावर नेता हो अपने सीट के ऊपर जीत जाए, यही बहुत बड़ा बात है। और बाकी पूरे देश के भीतर राजनीतिक को कौन साधेगा। दिसंबर के महीने में जब विकसित भारत का जो विजन जो नीति आयोग ने तैयार किए, और नीति आयोग ने जो दुनिया भर के अलग अलग संस्थाओं से, जो करीब करीब 6 से 7 संस्थाएं हैं, उससे जो मदद लिया है, उस मदद के आश्रय जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट किया गया है, जिसका पाठ किसी दूसरे को नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को पढ़ना है, संसद के भीतर और संसद के बाहर भी। उन तमाम परिस्थितियों से लोग खुद से जुड़ा हुआ महसूस कर लेगी, और यह बात भूल जाएंगे कि बीते 9 सालों की उपलब्धियों की सूची क्या बतलाती है। डबल इंजन का कोई मतलब होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकेगी, नहीं थमेगी।
3 दिसंबर के बाद एक स्थिति करप्शन को लेकर के भी उभरेगा। उस करप्शन के दायरे में भारत देश के कौन से लोग होंगे? राजनीतिक से होंगे, पॉलिटिशियन से होंगे। आम व्यापारी को परेशान नहीं करना चाहिए। उन व्यापारियों को जरूर परेशान हो सकते हैं वो जो सत्ता के साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल तो उन पॉलिटिशियंस का फहरिस्त क्या है? यह तो आपकी उपलब्धियों से बड़ी फहरिस्त है, क्योंकि इसके दायरे में 125 पॉलिटिशियंस है। उसमें भी जब आप बांटना शुरू कीजिएगा तो फिर कांग्रेस छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल पहले नंबर पे आते हैं, ममता बनर्जी या उनके परिवार के सदस्य क्या दूसरे नंबर पे आते हैं, तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव के परिवार के सदस्य क्या तीसरे नंबर पे आते हैं, शरद पवार या उनके परिवार के सदस्य क्या चौथे नंबर पे आते हैं, हेमंत सोरेन क्या 5वें नंबर पे आते हैं। ये पूरी लिस्ट जो है राज्य दर राज्य आगे बढ़ती चली जाती है। तो फिर करप्शन को लेकर के कोई समझौता करने की परिस्थिति में सरकार नहीं, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी हर रैली के भीतर गूंज रही। यानी आप ध्यान दीजिएगा, जिन उपलब्धियों का जिक्र था, जिस लिहाज से कैबिनेट मिनिस्टर्स को चुनाव प्रचार में लगाया झोंका गया, और उसी दौर में यानी आप ध्यान दीजिएगा कि जिन उपलब्धियों का जिक्र था, जिस लिहाज से कैबिनेट मिनिस्टर को चुनाव प्रचार के भीतर लगाया गया, और जिस सेना से प्रचार इसी समय में अपनी योजनाओं को लेकर के भारत देश की नौकरशाही को प्रचार के भीतर लगाया गया, अब चुनावी राज्यों में वो नौकरशाही जागृत होती और यह बताएंगे कि सरकार की उपलब्धियां क्या क्या है। लेकिन यह काम जो इस चुनाव के भीतर तो नहीं कर रहा। लोगों को तो सुविधाएं चाहिए, रेवड़ी चाहिए होगी, और वह योजनाओं के जरिए नहीं बल्कि कैश के तौर पर उनको चाहिए, सीधे बैंक में पैसा ट्रांसफर चाहिए। अगर ये स्थिति होती है तो फिर उसकी एक पूरी लिस्ट तैयार है, जिसका जिक्र हमने किसान सम्मान निधि योजना से किया, गरीब कल्याण योजनाओं से किया, महिलाओं की स्कीम से कर दिया, बेरोजगारी भत्ता से कर दिया, पेट्रोल डीजल सिलेंडर के कीमत कम करने से कर दिया, करप्शन को लेकर के नेताओं को दायरे में लाने से लेकर के कर दिया। क्योंकि यहाँ पे सवाल है, सबसे बड़ा वोट बैंक इस देश भारत देश के अंदर किसान और गरीब हैं। पहला संदेश राज्यों से यही आता है। दूसरी बड़ी तादाद इस देश के भीतर बतौर वोटर महिलाओं की आती है। तीसरी जो स्थान आता है वोटर के तौर पर वर्तमान समय में जो तीसरे नंबर पर जाति के तहत आती है, यह एक स्ट्रेटेजिकली चीज है। और उसके बाद चौथी परिस्थितियां में दलित और आदिवासी का जिक्र होगा। पांचवें परिस्थिति के भीतर योजनाओं का ऐलान आता है, जिन योजनाओं से जिन्हें लाभ होता है, क्योंकि इस राज्यों के चुनाव में योजना मायने नहीं रख रहे थे। यह बिल्कुल जो है राजनीतिक के पिरामिड को ही और उसके दौर में ही चुनाव प्रचार के तौर तरीके के पिरामिड को उलटने की दिशा में आ गया। अब यहाँ पर अगला सवाल उठता है कि जो सबसे बहुत बड़ा सवाल होता है, क्या इसका असर भाजपा के ऊपर होगा? और इस प्लानिंग के तहत और जिन सुविधाओं के आश्रय सरकार आगे बढ़ना चाहती है, क्या भाजपा के भीतर क्या हड़कंप मचेगी? क्या भाजपा के भीतर हड़कंप मची हुई है? या फिर यहाँ पर 100 ऑब्जर्वर के 3 दिसंबर की तारीख जब चुनाव के परिणाम आएंगे, 3 दिसंबर के बाद कौन सी परिस्थिति किस राज्य से किस नेता के जरिए किन शब्दों के आश्रय निकल जाए, यह अभी कोई नहीं कह सकता है। वह राज्य राजस्थान हो सकता है, मध्य प्रदेश भी हो सकता है, चाहे वह राज्य कोई हो सकता है, महाराष्ट्र भी हो सकता है, दिल्ली में बैठी हुई कद्दावर नेताओं की जो मौजूदगी में कुछ शब्द नए तरीके से उभर सकते हैं। ये ठीक वैसी परिस्थिति होगी जैसे एक समय में जब उत्तर प्रदेश के भीतर मुख्यमंत्री बनाना था, और उस समय को जरा आप याद कीजिएगा तो मनोज सिन्हा जो शपथ लेने को तैयार थे, लेकिन योगी का नाम सामने आ गया क्योंकि पीछे आरएसएस खड़ी थी। 3 दिसंबर का इंतजार क्या आरएसएस को भी है, और इसीलिए अब आरएसएस को भी यह समझ में आने लगेगा कि अगर हमने चीजें वैकल्पिक तौर पर शुरुआत नहीं की तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। क्या 3 दिसंबर का वो प्लानिंग तैयार है, पूरी योजनाएं तैयार है। हर महीने जो है कि इस बात का ऐलान करना, किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है, सारी जो खाका है वो तैयार है। और इन सारे खाकाओं के बीच में बड़ा अनुशासन के तौर पर हर पार्टी, हर स्वयंसेवक, हर कार्यकर्ता, हर लोग और हर राज्य के ऑर्गेनाइजेशन में बाखूबी ये चीजें, कोई अंतर इसमें नहीं आएगा। सब कुछ 10 का 10, यानी जैसे भारत देश के भीतर परिवर्तन नहीं होता, जैसे आपको लगे कि शोर मच गया, हंगामा हो गया, इस तरह के ये हंगामा और शोर थम जाता है। जैसे 2013 के भीतर आडवाणी जी के पांव थम गए थे दिल्ली के भीतर और गोवा नहीं पहुंच पाए थे, और वहां पे उस समय में राजनाथ सिंह अध्यक्ष संभालने के लिए दे दिया था। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ये परिस्थितियां होती है, लेकिन इस समय में तो सब कुछ अपनी उंगलियों पर समेटे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह।
तो फिर क्या उस डोर को भी कोई काटने के लिए अब खड़ा होगा, या फिर इस प्लानिंग के तहत ही चीजें आगे बढ़ेगी? अब यहाँ पर सवाल उठता है, क्या जीत हार के ऊपर क्या पूरी रणनीति टिकी हुई है, या फिर इस समय में यह माना जाए कि यह राज्यों के भीतर भी वही लोग प्रभावी होंगे जो 2024 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिताने का दावा बता सके या ठोक सके और संतुष्ट कर सके दिल्ली को, अन्यथा बाकी सभी हाशिए के ऊपर होंगे। ये होने वाला है। अगर चुनाव जीत गए तो एक पल के लिए जरा आप यह भी सोच लीजिए कि ऐसा नहीं सोचिए कि राजस्थान के भीतर वसुंधरा को दोबारा सीएम नहीं बना सकते हैं। बना भी सकते हैं, अगर गारंटी ले ले कि 25 लोकसभा सीटें जिता देंगे। वो गारंटी है कोई लेगा ऐसा क्या? या इस समय में दिल्ली से भेजा जाएगा, जिसमें 2 नाम उभर रहे हैं, जिसमें एक नाम जो है कानून मंत्री किरण रिजिजू, जो से पहले उनको हटाया गया,